जिस तरह से आप ट्रिशा शर्मा की जो कहानी है वो आप टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे क्योंकि जो उनकी सास हैं वो जज हैं, किस तरीके से उनके केस में टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दो नाम बहुत अहम हो जाते हैं, एक दीपिका का और एक पलक का। इन दोनों की कहानी आपको जाननी बेहद ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से ट्रिशा के साथ हुआ है ठीक वैसी ही कहानी इन दोनों लड़कियों के साथ भी हुई है। इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि यूँ सोचिए कि घरवाले जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया था वो उनकी लाश देखते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं नाम है पलक रजक। महज 21 साल की लड़की है। इस वक्त इस उम्र में लड़कियां कॉलेज जाती हैं, कुछ नया सोचती हैं, जीवन में आगे क्या करना है उस बारे में सोचती हैं। महज 21 साल की लड़की है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक से एक रील्स देख रहे हैं, दिखने में लग रही है कि खुशमिजाज लड़की है, लेकिन यहाँ पर इसकी कुछ रील्स को मैं आपको और दिखाती हूँ। सबसे पहले ज़रा इस तस्वीर पे नज़र डालिए। यहाँ पर ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसमें एक लड़की का गृह प्रवेश दिखाया जा रहा है। ये उस वक्त की वीडियो है जब पलक जो है वो अपने घर में आई थी, यानी अपने ससुराल आई थी और उन्होंने जो एक रिचुअल होता है उसको वहाँ पर निभाया था। अब 1 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी उसके बाद जब एनिवर्सरी थी तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे की रील डाली और उसके साथ आगे अगर आप देखेंगे तो नीचे भी लाइन लिखी है। इस पे लिखा है कि सर्वनाश या सत्यानाश होने के जितने भी रास्ते थे मैंने वो सारे अपना लिए और उनमें वीवीआईपी एंट्री ले ली, ये एनिवर्सरी की। अब एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर वो आपको खड़ी दिखाई दे रही। सारी रील हैं जिसके आधार पर पुलिस को लग रहा है कि लड़की बेहद ज़्यादा डिप्रेशन में थी, परेशान थी और उसको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि उसने ऐसा कदम उठाया। अब ये जो आप एक और रील देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए पलक की एक तस्वीर है, रेड साड़ी में वो खड़ी हुई है। ऊपर एक लाइन लिखी है कि लोग बोलते हैं कि तुम इतनी पतली हो रही हो, क्या खाती हो। अगली बार जब ये पूरी चीज़ बदलती है तो वहाँ पर बार बार आता है एंजाइटी, डिप्रेशन, क्राइंग। मतलब वो बता रही है कि मैं आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं खाने में क्या ले रही हूँ, तो क्या मैं रो रही हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। इस बारे में वो जिक्र करने की कोशिश कर रही है। अब कहानी क्या है, तो दरअसल होता ये है कि सोचिए 12 मई को एक लड़की, 21 साल की लड़की शाम को करीब 6 बजे के आसपास एक कॉल करती है अपने पिता को और सिर्फ इतना कहती है कि पापा वो मुझे मार देंगे, प्लीज़ बचा लो, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। ठीक उसके बाद वो अपने भाई को भी कॉल करती है और कहती है भाई मेरे को बचा ले, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मेरे लिए। वो सिर्फ एक ऐसी लाइन बोलती है जिससे जो भाई है वो घबरा जाता है। वो एक ऐसा वर्ड बोलती है उसके बाद, वो भी आपको आगे पता चलेगा। और इसके बाद जो भाई है सोचिए वो भागा भागा बाइक उठाता है, अपनी बहन को लेने के लिए निकलता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। और फ़ौरन रास्ते में उसे कॉल आता है कि आपकी बहन की मौत हो गई है। सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगा। ये जो 21 साल की पलक रजक है इसकी शादी साल 2025 में हुई थी। एयरफोर्स में अमित नाम के एक एयरफोर्स में आउटसोर्सिंग का काम करते हैं अमित रजक, उनके साथ शादी हुई थी। परिवार ने रिश्ता तय किया, शादी होकर लड़की घर आ गई। और जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि उस वक्त ठीक ठाक अच्छी शादी की गई थी, पैसे दिए गए थे, सोना दिया गया था, जितनी भी ज्वेलरी वगैरह थी वो सब दिया गया था और हम उन लोगों ने एक कार भी दी थी। इसके बाद जब लड़की घर जाती है तो वहाँ 2-3 दिन चीज़ें सब ठीक रहीं, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें हैं, जो कहानी है वो बदलने लगी। अब पलक को टॉर्चर किया जाने लगा। वहाँ पर उसकी ननद रहती थी, सास रहती थी, ये लोग उसको लगातार टॉर्चर करते। और जो माँ है पलक की वो अब साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जब हम कोशिश करते थे बीच बचाव करने की तो बातें और बिगड़ जाती थी। इसके अलावा जब भी हमें लगता कि अमित यानी जो हस्बैंड है पलक का वो चीज़ें सुधारेगा, वो स्टैंड लेगा, तो बल्कि वो स्टैंड नहीं लेता था, वो अपने परिवार का स्टैंड लिया करता था, ना कि पलक की साइड कभी खड़ा होता। जब उसकी ननद, जब उसके ससुर या उसे टॉर्चर करते कार के लिए, पैसों के लिए, तो इस पर भी जो अमित यानी उसके जो हस्बैंड थे वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते थे। अब होता क्या है कि कहानी इस तरह से बढ़ती जा रही थी, लगातार टॉर्चर हो रहा था। पलक अपने घर पर फ़ोन पर ये चीज़ें बताती भी थी। कई बार जब घर पर गई तो उसने अपनी माँ से जिक्र भी किया कि मम्मी वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हैं, वो लोग मुझे मारते हैं। इतना सारा जो पैसा दिया 50 लाख का, बता रहे हैं कि हमने पूरी शादी भी की है, कैश दिया गया है, गाड़ी दी गई है, उसके बावजूद वो मांगते हैं कि अपने घर वालों से एक बड़ी गाड़ी यानी ब्रेजा का जिक्र किया गया कि वो गाड़ी लेकर आओ, इसके अलावा पैसे लेकर आओ और ज़्यादा गोल्ड या ज्वेलरी अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता दे पाएँ तो उसका भी किसी तरह से इंतजाम करो। और लगातार वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मारते भी हैं। तो इस पर जो माँ है उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि हमने कोशिश की कि सारा मामला पुलिस तक लेकर जाया जाए, लेकिन फिर समझ आया कि अगर हम इस अपने परिवार की बातें पुलिस तक लेकर जाएंगे तो शायद पलक के साथ ससुराल में और भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो गलत हो जाएं और भी कहानी गलत हो जाए, और इसकी वजह से हमने पुलिस को इस पूरे केस में इन्वॉल्व करना सही नहीं समझा। अब सोचिए
वो माँ जो जिस वक्त उनकी बेटी सारी कहानी बता रही थी, उस वक्त वो सोच रही थी कि पुलिस को अगर इन्वॉल्व कर लेंगे तो बातें बिगड़ जाएंगी, तो क्या अब बातें सही रह गई हैं? उनकी बेटी इस दुनिया में है नहीं। अगर वो पुलिस को इन्वॉल्व कर लेती तो कम से कम उनकी बेटी जिंदा तो होती, उनकी बेटी इस दुनिया में तो होती। अब इतनी ज़्यादा बातें बढ़ने के बाद कई बार जो पलक है उसने कई बार अपने घर पे रात को फ़ोन भी किया। उसने बताया कि अब मुझसे जिया नहीं जा रहा, ये चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो पलक का परिवार है वो भी कम दोषी नहीं है अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारने में, क्योंकि बार बार वो अपनी बेटी को कहते रहे कि ठीक है, हम देखेंगे, हम इस पर कुछ करते हैं, हम समझाते हैं। और कई बार समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बातें बिगड़ती चली गई। पलक को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि 12 तारीख को, अगर मैं आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन बताने की कोशिश करूँ तो 12 मई को 6:10 पर पलक अपने पिता को कॉल करती है और ठीक उसके बाद भाई को कॉल करती है और सीधे तौर पे कहती है कि भाई मुझे ये लोग मार देंगे, और एक फंदा जैसा वर्ड बोलती है कि ये लोग फंदा। और इसके बाद अचानक से उसका फ़ोन कट जाता है। ये सुनते ही भाई के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो खड़ा होता है और सीधे तौर पर अपनी बहन को लेने के लिए निकल जाता है। महज 30 मिनट के अंदर, यानी कि आप यूँ समझिए 6:45 के आसपास जो घर वाले थे, मतलब जो ससुराल वाले थे पलक के, वो कॉल करते हैं भाई को और उसके घर पर लड़की के मायके में, और कहते हैं कि आपकी बेटी की मौत हो गई है, फ़ौरन अस्पताल आ जाइए। अब इसके बाद जो भाई था जिसने एक फ़ोन पर ये चीज़ सुनी थी कि बहन ने ऐसी बात बोली कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, जल्दी मुझे यहाँ से ले जाओ, और तुरंत 30 मिनट बाद एक चीज़ आती है, एक कॉल आती है जिस पे कहा जाता है कि उसकी मौत हो गई है, उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। और इसके बाद जैसे भाई उस हॉस्पिटल में पहुँचता है जो लोकेशन दी गई थी, वहाँ पर स्ट्रेचर पर पलक पड़ी होती है, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी। इस वक्त वो लड़का, वो जो भाई है, वो अपनी बहन को देखता ज़रूर है, लेकिन वो जिंदा नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी थी। और इस तरह से पलक को आप यूँ समझिए मौत के घाट पूरी तरीके से उतार दिया गया। अब होता यह है कि जब परिवार अपनी बेटी को देखते हैं इस तरीके से तो साफ तौर पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पुलिस वालों को तब इन्वॉल्व किया जाता है, कहा जाता है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। और ऐसा किस लिए कहते हैं परिवार वाले? क्योंकि जब उसकी जो बॉडी है, जब उसे ले जाया जाता है, जब परिवार को सौंपा जाता है, तो परिवार देखता है कि उस पर बहुत सारे कट्स के निशान हैं और कहीं ना कहीं चोट जैसे निशान भी उन्हें लगते हैं। और इसीलिए परिवार वाले जितने भी लोग हैं वो सब सड़क पर बैठते हैं, गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। फिलहाल जब पुलिस ने शुरुआती पोस्टमार्टम कराया तो उसमें बात वही आई कि पलक ने ऐसा कदम खुद ही उठाया है, लेकिन जब परिवार वाले उस चोट का जिक्र करते हैं, आगे की कहानी का जिक्र करते हैं कि उसे मारा जा रहा था, ऐसी चीज़ें थी, घर में कहानी बिगड़ रही थी, तो इसीलिए जो पुलिस की टीम है वो एक पोस्टमार्टम और कराएगी पलक का। लेकिन अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हो सकता है पलक ने एक कदम खुद उठाया हो, दीपिका जिसकी मौत हुई उसने एक कदम खुद उठाया है, ट्रिशा जिसके बारे में कहा गया कि उसने भी ऐसा ही कदम उठाया और उसकी मौत हो गई, हो सकता है इन तीनों लड़कियों ने यह कदम खुद उठाया हो। लेकिन ये एक सोची समझी हत्या है जो बहुत पहले से प्लान की जा रही थी और इसके पीछे वो शख्स इन्वॉल्व हैं जो लगातार इन्हें टॉर्चर कर रहे थे, इन्हें परेशान कर रहे थे। और किस लिए? कि जाकर कार लेकर आओ, कभी फॉर्च्यूनर ले आओ, स्कॉर्पियो ले आओ, ये गाड़ी ले आओ, पैसा ले आओ, अपने बाप से जाके गोल्ड मांग लो। मतलब क्या तुम खुद कमा नहीं पा रहे हो या तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी पड़ रही है? इस तरीके से पलक को, जिस तरह से पलक की मौत हुई है, इसमें ना सिर्फ उसके ससुराल वाले बल्कि जो उसके मायका का पक्ष है, जो परिवार वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से आप यूँ समझिए कहीं ना कहीं उनका भी दोष है कि वो अपनी बेटी का दर्द उस समय नहीं समझ पाए। तब उन्हें लगा कि वो समाज को क्या कहेंगे, पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और तब जब उनकी बेटी लाश बनकर उनके सामने पड़ी थी, तब उन्हें याद आता है कि हमें इस पूरे मामले में पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। मेरे मामा की लड़की है, इसके जो इन लॉज हैं उन्हें दहेज के चक्कर में इस लड़की को मार दिया। 1 साल अभी शादी को नहीं हुआ है। लास्ट 3 दिन से लड़की भूखी थी, घर पे इन्फॉर्म कर रही थी, पर जब हम जाने की बात करते थे तो उनके घर वाले टाल मटोल कर देते थे। काफी टाइम से उससे गाड़ी की भी मांग करी जा रही थी और अभी लड़की बिल्कुल पूरे तरीके से लड़की को मारा भी गया है। लड़की के बॉडी के ऊपर बहुत ही मतलब निशान भी हैं, पर पुलिस अंदर वहाँ पे ना तो कोई FIR दर्ज कर रही थी, ना हमें पोस्टमार्टम टाइम पे किया गया। कल रात से घटना, कल रात 4 साढ़े 5 बजे की समथिंग की घटना है। अभी पोस्टमार्टम हुआ है, FIR दर्ज की नहीं गई और जो एक्चुअल अक्यूज थे वो सारे के सारे फरार हो चुके हैं। कि मेरे को सास परेशान करती है, देवर भी परेशान करते हैं, सारे लोग परेशान करते हैं मेरे को। तो उनके बेटा सुधर जाएंगे वे लोग, और अपन कार्रवाई करे से क्या होता है, थाने आने में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, सम्मान खराब होते हैं अपने। जा वजह से हमने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। उनके घर पे गए थे, वो आते थे, समझा जाते, वही डिमांड करते हुए तो लड़की को परेशान करते। फिर थोड़े दिन परेशान का, थोड़े दिन अच्छे रखते थे, फिर परेशान करते थे। मैंने अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, वे सुधर ही नहीं रहे थे। डिमांड क्या थी उनकी? डिमांड थी, गाड़ी की थी,
और दो पहले तो कोई डिमांड नहीं थी, अब जो हमने शादी करी थी तो उनकी कोई डिमांड नहीं थी, शादी अच्छी कर दी। तो अच्छी हमने 2 लाख की गाड़ी दी थी उनको। गाड़ी के बाद 3 लाख का फर्नीचर दिया था हमने और 2.5 लाख कैश दिए थे और सामान सट्टा था तो 12 था और 10 तोला हमने सोना दिया था उन लोगों को, आधी किलो चांदी दी थी। तो वो लड़की को अच्छे नहीं लग रहे तो क्या कर सकते हैं। और ब्रेजा गाड़ी थी, ब्रेजा गाड़ी की मांग कर रहे हैं वे। तो लेकिन ऐसा नहीं करना था, लड़की परेशान कर रहे थे तो मेरे घर पे छोड़ जाते। क्यों मारी थी लड़की। तो आपने पलक की कहानी समझी और किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया उसका अंश भर सुना है। अब मैं आपको बताता हूं ग्रेटर नोएडा की वो कहानी जहां पर दीपिका के साथ जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, खूबसूरत सी दुल्हन बनकर दीपिका बैठी और महज 24 साल की है। इस खूबसूरत दुल्हन की क्या हालत की गई है हम वो तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बार बार उसकी जो दुल्हन वाली जो तस्वीर है उसको ध्यान से देखिए, आप सुनते जाइए मैं आगे क्या क्या बोलते जा रहा हूं। सबसे पहले ये जो चेहरा है, इस चेहरे पर गंभीर चोट के निशाने कितने ज्यादा हैं। मृतिका के दाहिने चेहरे पर 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर आप समझ रहे हैं 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, इतना लंबा घाव है और एक तरीके से 9 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा कंट्यूजन पाया गया है। मतलब यहां से लेके यहां तक वाला जो हिस्सा है उसे जबरन किसी ने मारने की कोशिश की गई है। यह चोट बताती है कि किसी ने उसे घूसा या थप्पड़ मारा है या किसी कठोर वस्तु से उसके चेहरे पर वार किया गया है। अब सुनते जाइए। दीपिका के बाएं हाथ की कोहनी और फोर आर्म पर, मतलब ये वाला जो हाथ है जिस हाथ में मैंने घड़ी पहना हुआ है, इस पर भी चोट के निशान मिले हैं। और आमतौर पर ऐसे निशान तब मिलते हैं जब इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई सामने से मार रहा है, आप दाहिना हाथ बाएं हाथ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें आपाधापी में उसके जो हाथों पर जो निशान मिले हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि दीपिका को कोई घर पर मार पटाई कर रहा था। अब सबसे बड़ी जो चोट है वो दाहिनी जांघ पर बताई जा रही है जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है और यहां पर 38 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर का ये जो मेरा आप हथेली देख रहे हैं इसका दुगना, उससे भी बड़ा 38 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर चौड़ा नीला घाव बना हुआ है उसकी जांघों पर। अब यहां पर इससे यह साफ साबित होता है कि उसे बहुत जोर से लात मारी गई है या किसी भारी वस्तु से उसे दबाया गया है या पीड़िता की जमीन पर गिरकर कुचलने से मौत हुई है। इस तरीके की बात सामने आ रही है। घुटने पर हड्डी तक के गहरे घाव हैं, मतलब जो निशान है ना वो आप समझिए जो घाव हैं वो हड्डी तक पहुंच चुके हैं और ये साफ तौर पर बताते हैं कि कहीं पर भी उसे बहुत जोर से मारा पीटा गया है। कमर और पेट के निचले हिस्सों में चोट है और उसे इंटरनल इंजरी भी मिली हुई है। हम बार बार दीपिका का तस्वीर अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आप ताकि समझ सकें कि उन जाहिलों ने किस तरीके से एक घर की बेटी को जिसकी महज जिंदगी 24 साल थी वो शादी करके उस घर पर गई थी कि दहेज के लोभियों ने जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्हें लगा कि ये तो पालतू जानवर है, किसी कोई पालतू जानवर के साथ भी कोई इस तरीके का व्यवहार नहीं करता होगा जिस तरीके का व्यवहार ये जाहिल कर रहे थे। अब यहां पर जो कमर की हड्डी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चोट का निशान भी मिला है। जो दीपिका है उसकी कमर के ऊपर, ठीक कमर के ऊपर कुछ चोट का निशान है। ये बताता है कि किसी भारी वस्तु से उसे दबाकर मारने की कोशिश की गई है। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं और यहां पर भी साफ तौर पर पता लगता है कि मतलब कोई एक जगह नहीं है जहां पे हम बता सकें, बहुत जगह चोट के निशान मिले हुए हैं। कान के पास से खून निकल रहा था, ये बाएं कान के हिसाब से खून निकल रहा था और सिर पर भी गंभीर चोट है। जो स्कल है, जो खोपड़ी है उसकी हड्डी भी फट चुकी थी और ब्रेन हैमरेज की तरफ इशारा कर रहा था। अब ये तो हुई बाहरी चोट जो एक आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अंदर की जो चोट है उसमें ध्यान से सुनिए क्या क्या हुआ है। ब्रेन हेमाटोमा, ये अंग्रेजी शब्द है। मस्तिष्क में, मतलब दिमाग में जो रक्त का थक्का लग चुका था, खून जम चुका था और डॉक्टरों ने इसे बाई हेमाटोमा पाया है। ये खून का थक्का लगने से ही इसकी मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। तिल्ली, और जैसे कहें कि पोस्टमार्टम में एक और चीज लिखी गई है कि तिल्ली फट चुकी है। ये स्पाइन जो आप देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर होता है उसे कहा जाता है। इसकी वजह से जब ये टूटी तो इससे बहुत ज्यादा खून का बहाव हुआ। ये चीज साफ तौर पर बताती है कि पेट की जो पसलियां हैं या जो उसे लगते हुए जितने भी अंग हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उस पर लात या किसी भारी चीज से वार किया गया है या किसी सख्त जगह पर उसे
पटका गया है। मतलब आप समझ रहे, कपड़े को जैसे उठा के पटक देते हैं, कुछ उसी तरीके से ये चीज किया गया है। और अंदर ही अंदर कई ऑर्गन्स फट गए थे। आप समझिए, फेफड़े अंदर से फट जाए तो खून कहाँ निकलेगा, खून अंदर ही रह जाएगा। दिमाग फट चुका है, स्कल फट चुका है, पेट अंदर से फट चुका है, दिल के चैम्बर खाली मिले हैं। ये एक तरीके से बताता है कि बहुत ज्यादा खून का जो, आप सोचिए, आप कई जगह आपके अंदर अंग फट जाते हैं तो खून क्या, ये जो हार्ट क्या करता है, दिल क्या करता है, दिल की धड़कनें क्या करती हैं, आपके हर एक अंग में खून पहुंचाने का काम करती है। लेकिन जब अंदर ही वो चीजें फट चुकी हैं तो खून तो बाहर जाएगा। तो दिल सूख गया था, उस धड़कन के अंदर खून नहीं था। तो दीपिका 24 साल की, आप समझ रहे हम क्यों ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं कि वो जाहिल थे और इस तरीके से जो भीख मांग रहे थे कि हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा क्या हर्ष करेंगे। कोई दुश्मन के साथ भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करता है। बाईं किडनी पीली अवस्था में थी, इससे ब्लड सर्कुलेशन या जो हैमरेज हुआ था उसकी वजह से सीवियर ट्रॉमा में पहुंच चुकी थी। अब ये जो चीजें थी, इंटरनल पता लग गई, बाहर पता लग गई। अब क्या दीपिका को जहर दिया गया नहीं दिया गया, तो विसरा के लिए उसके कुछ जो टिश्यूज होते हैं उसको उठाकर आगे की फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स मैंने आपको जितनी बताई, इसमें साफ तौर पर लगातार मारपीट, पूरे शरीर पर हमला, सिर पर गंभीर जो चोट थी और पेट कमर पर जोरदार वार किसी ने मारने की कोशिश की गई है और इंटरनल ऑर्गन सारे फेल हो गए हैं। अब इससे क्या क्या चीजें पता लगती है कि दीपिका हमले से बचने की कोशिश कर रही थी। शरीर पर अलग अलग हिस्सों में चोट यानी मारपीट लगातार हुई है। सिर की चोट और तिल्ली के फटने जानलेवा साबित होता है और शरीर के अंदर बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से मौत हुई है। अब यहां पर जो पुलिस का काम क्या है, पुलिस जो चोट के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रही है, जहर दिया गया कि नहीं दिया गया उसे समझना चाह रही है, क्या घर पर जिस हथियार से दीपिका को मारा गया उसे भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं, इन सब में गलती किसकी है? गलती जितने उस लड़की की है जिसने इसके साथ जीवन का वचन निभाने की एक वादा किया था, उससे ज्यादा लड़की के घर वालों की जिम्मेदारी थी। कि सोचिए, जो लड़कियां होती ना, 21 साल, जो पलक की जो कहानी आपको वनिता ने बताई, मैं 24 साल की जो दीपिका की आपके बारे में जो चोट के बारे में बता रहा हूं, वो इसलिए बताना पड़ रहा है हमें क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, इसमें लड़कियां खेलती हैं, कूदती हैं, आगे बढ़ने के सपने देखती हैं, कोई बोझ नहीं है। क्या आप अपने परिवार से, जैसे ही उन्होंने उस जवानी की दहलीज पे कदम रखा, उसको उठाया और फेंक दिया, और फेंकने के बाद वो वहां से जिए मरे चिल्लाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ इसी वजह से ये जो लड़के होते हैं जो ये शादी करते हैं, उन्हें लगता है कि हमने तो किसी घर की लड़की को उठाकर अपने घर पे जगह दे दी है, आप तो हम ही मालिक हैं। वो एक तो परिवार वालों ने उसे पराया धन समझा, हमारे घर पे भी एक पराया धन आ गया है, ये तो हमारे घर की थी ही नहीं। तो ऐसे लोगों से हमारा साफ साफ कहना है कि अगर आपकी बेटी एक फोन करके कहती कि पापा मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये लोग तंग कर रहे हैं, आपकी बेटी है, वो आपके साथ 20 साल रही है, आपने पाल पोस के उसे बड़ा किया है, आपका जिगरा कैसे नहीं माना उसे अपने घर पर वापस लाने के लिए? आप कैसे बोल सकते हैं कि एडजस्ट करना सीखो, वहां पर रहोगे तभी सारी चीजें एक साथ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, मौत भी इसी तरीके से हो गई, अब ले लीजिए। तो ये जो गलतियां हैं सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की वजह से है, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटियों को एडजस्ट करने के लिए, एडजस्ट करो बेटा, एडजस्ट करो, एडजस्ट करते करते कब वो दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। और ये जो खबर हम बता रहे हैं, हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि हम किस जगह पर रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं। आप क्या जब शादी करने जाते हो, क्या आपने उनकी फाइनेंशियल कंडीशन समझने की कोशिश की? जब वो दहेज मांग रहे हैं, क्या उस दहेज के वो काबिल भी हैं? और काबिल की बात छोड़िए, आप उस घर को अपनी बेटी दे रहे हैं, बावजूद इसके वो दहेज मांगने की उनकी हिम्मत कैसे हो रही है? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और इसी से बचना चाहिए, क्योंकि उस घर पर जाने के बाद उस बेटी का जहन्नुम बना दिया जाता है, नरक बना दिया जाता है। उस घर पर घुटती है कि तुम्हारे पापा ने क्या किया, 2 जोड़ों में कपड़े में तुम्हें भेज दिया, तुम हमारे घर पर आकर बैठ चुकी हो। 21 साल की लड़की है वो, 21, समझ रहे हैं? कुछ नहीं होती है जिंदगी, बहुत छोटी जिंदगी होती है, लेकिन उस उम्र में उसके ऊपर ये जिम्मेवारी डाल दी जाती है कि तुम्हें सास ससुर पति देवर सबकी जिम्मेदारी संभालनी है, सबको लेकर चलना है। अरे पहले वो खुद तो चलना सीख ले।
क्या 21 साल की उम्र में वो जो बेटी आपके घर पर रह रही थी वो सारी जिम्मेदारी सौंप ले उठा के चल रही थी? और सोचिए वही लड़की जब किसी और के घर पर जाएगी कैसे जिम्मेदारी संभालेगी? नहीं, जिम्मेदारी कई लड़कियां संभाल भी लेती हैं, लेकिन मेंटल टॉर्चर, जहां पर जिस बेटी को आपने इतने नाजों से पाला, उसकी हर एक मुराद पूरी की, और अचानक से वो उसके दूसरे घर पर जाती है जहां उसकी ना कोई जानने वाला ना पहचानने वाला, वो घुट घुट की जीती है, जिससे उसकी शादी हुई है वो भी उसके साथ वो अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता, तो उस घर में वो कैसे रह रही होगी? और जब वो अपनी कहानी पिता को बताती है, घर वालों को बताती है, तो एक ही रट लगा दिया जाता है कि एडजस्ट करो, और एडजस्ट करते करते कब वो दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, ये फिर खबर ही सामने आती है। फिर आपको लगता है ओहो क्या हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप इसे बहुत पहले रोक सकते थे। और तमाम माँ बाप जो शादी करने के चक्कर में, दबाव बनाने के चक्कर में सोची फटाफट शादी कर दें, पीछा छूटे बच्चियों से, पीछा छूटे हम दहेज देके उन्हें खुश कर देंगे, तो दहेज कुछ नहीं करा, दहेज आपकी बेटी की जान ले रहा है। और ऐसी खबर हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप सब तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जो हंसते हुए चेहरे आपको शादी के मंडप पर दिखते हैं, शादी के बाद असली जिंदगी तब शुरू होती है जब रिश्तेदार चले जाते हैं, जब हर एक घर वहां पे जो आपकी शादी में अटेंड करने जो गेस्ट आए होते हैं वो चले जाते हैं, जब बेटी उस लड़के के घर पर चली जाती है और उस घर पर वो 1 महीना रह लेती है, तब असली जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि तब लोग अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करते हैं, और वो चेहरा किसी शैतान से कम नहीं होता है, क्योंकि दीपिका और पलक ने जो चीजें झेली हैं वो बताने लायक भी नहीं हैं, और उस झेलते झेलते उसे उन्होंने अपनी आदत बना लिया और वो मौत के आगोश में चली गई। तो फिलहाल के लिए हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको एक खबर बताना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऐसे लोगों तक उन्हें बेनकाम करने की कोशिश, हमारी लगातार कोशिश जारी रहेगी।